तो यहाँ से वीडियो थोड़ा ब्रेक हो गया था। तो क्या बोल रहा था मैं, अभी हमें एक ही फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। प्लेन के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो उनके नॉर्मल के बीच में भी क्या होगा, 30 डिग्री। सो वेट हमारा इस तरीके से एक्ट करेगा। सो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 30 डिग्री। सो दिस कंपोनेंट विल बी WA cos 30, और इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा WA sin 30 डिग्री। ठीक है, तो फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन होगा तो कुछ होगा नहीं, और ये जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो नॉर्मल वाला कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा। ठीक है, सरफेस से जो आएगा रिएक्शन, तो इसके बारे में हमें सोचना नहीं है। तो हमारे लिए काम का कौन सा है, WA, दैट इज 5 × 10 × sin 30 इज नथिंग बट हाफ। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ है। सो हमारा क्या आ जाएगा, न्यूटन लॉ लगाने के बाद नेट फोर्स T - 2 5 25 is equal to mass is 5 times A. So this will be our equation 2. तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, TD कैंसिल हो जाएगा। तो 100 - 25 is 75 and it is 15 times A. तो 15 5 is 75, तो A is equal to 5। ठीक है, तो ब्लॉक बी की क्या चाहिए हमें, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड ऑफ इट्स रिलीज। तो पहले रेस्ट पर था, दैट इज U is equal to 0। हमें V पता करना है, A दिया है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है काइनेमेटिक इक्वेशन V is equal to U plus AT। ठीक है, तो V is equal to U is nothing but 0 plus A is 5 and T is 2। तो V will be equal to 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 11 का आंसर आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। The vibrating system shown in the figure carries a mass of 10 kg। मास दे रखा है उन्होंने, where the static deflection is 1 mm। ठीक है, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन दे रखा है, डेल्टा स्टैटिक इज इक्वल टू 1 mm। और अगर इस सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं बाय एन इक्विवेलेंट वाइब्रेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, दैट इज M इक्विवेलेंट 2 kg। एज्यूम G इज इक्वल टू 10, G को 10 मानना है। देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड एंड द स्टिफनेस ऑफ द इक्विवेलेंट सिस्टम। तो K इक्विवेलेंट निकालना है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, मतलब उसी सिस्टम की है ना, बस मास को क्या कर दिया, इक्विवेलेंट मास कर दिया, और स्टिफनेस को इक्विवेलेंट स्टिफनेस के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। और सिस्टम तो हमारा वही है, बस क्या कर रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट स्टिफनेस में। तो जो इनिशियली एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी वही, मतलब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगी इनिशियली वही बाद में भी रहेगी ना, ये इक्विवेलेंट मास के लिए। तो वही वाला फंडा यहाँ पर यूज करना है। तो डेल्टा स्टैटिक क्या, डेल्टा स्टैटिक दे रखा है उन्होंने, तो वहां से ओमेगा एन कैसे निकलेगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू √G बाय डेल्टा स्टैटिक, हमें पता है। तो G इज नथिंग बट 10, डेल्टा स्टैटिक इज 1 mm, 1 mm मतलब 10 का पावर -3, तो इट इज 10 का पावर -4, तो इट विल बी 100। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 100 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें फिर क्या निकालना है, K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू √K इक्विवेलेंट बाय M इक्विवेलेंट। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 10 का पावर 4, और मास कितना है हमारा, इक्विवेलेंट मास इट इज 2, सो इट इज K इक्विवेलेंट। तो इट इज 20 × 10 का पावर 3 न्यूटन पर मीटर, सो इट इज 20 × 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये यूनिट ध्यान में रखना है हमें, किलो न्यूटन पर मीटर में निकालना था। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 100, और इक्विवेलेंट स्टिफनेस आ जाएगी 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ बीम हैविंग अ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी E लेंथ L सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड मोमेंट M0 एज शोन इन द फिगर। तो कांस्टेंट मोमेंट लग रहा है, तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या आ जाएगी, और ये क्या है, हॉगिंग है। ठीक है, तो नेगेटिव साइड में आ जाएगी लाइक दिस फ्रॉम 0 से L, तो इट विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो थ्रू आउट द बीम क्या है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, एंड EI दे रखा है, L दे रखा है, M दे रखा है, सबकी वैल्यू दे रखी है। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन किलो न्यूटन मीटर इन द बीम एंड द रोटेशन इन रेडियन एट द फ्री एंड रेस्पेक्टिवली आर। तो रोटेशन के लिए मतलब जो थीटा है स्लोप, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है हमें, थीटा इज इक्वल टू ml/2 है, ml/e है। ठीक है, और डिफ्लेक्शन निकालना होता तो ml² / 2e है।
पता है ना, कैंटिलीवर बीम के लिए अगर एंड पर एक मोमेंट एक्ट कर रहा है तो उसके लिए स्नोबॉल डिफ्लेक्शन इस तरीके से निकालते हैं। तो थीटा तो यहाँ से आ जाएगा, एम की वैल्यू रख के, एल की वैल्यू रख के और ई आई की वैल्यू रख के, ठीक है। तो थीटा यहाँ से आ जाएगा। और स्ट्रेन एनर्जी कैसे आएगी, स्ट्रेन एनर्जी अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर डी एक्स बाय 2EI वैरिंग फ्रॉम 0 से लेके एल तक। तो यहाँ पर एम क्या है, एम इज कॉन्स्टेंट, सो इट इज एम नॉट स्क्वायर बाय 2EI, ई तो कॉन्स्टेंट ही है, और डी एक्स वेरीज फ्रॉम 0 से लेके एल तक। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है। तो एक्स की लिमिट पुट करेंगे 0 से एल, तो आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर एल बाय 2EI। तो दिस विल बी आवर स्ट्रेन एनर्जी। तो क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखना है दोनों जगह पर। एम नॉट को हम रखेंगे किलो न्यूटन मीटर में ना, तो इसको न्यूटन मीटर में रखेंगे 10⁻3, लेंथ को मीटर में ही रखेंगे और इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में रखेंगे, ठीक है। तो आखिरी में जो आपका क्या बोलते हैं यू आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा, तो बाद में उसको 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो न्यूटन मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको सारे ऐसा यूनिट में रखना है और बाद में उसको कन्वर्ट कर देना है जो जो पूछा उसके हिसाब से, ठीक है। ये तो रेडियन में ही आएगा, आपको सारे ऐसा यूनिट में रखेंगे वैल्यू, तो ये आंसर रेडियन में आएगा, ठीक है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पॉइंट O ऑन अ मेटल शीट स्क्वायर OABC ऑफ यूनिट लेंथ, लेंथ क्या है यूनिटी, द स्क्वायर अंडरगोज अ स्मॉल यूनिफॉर्म इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्म टू O A स्टार B स्टार C स्टार as shown in the figure. All the dimension are in mm and figure is not to scale. Normal strain EX, EY and shear strain gamma XY develop in the square respectively are. तो इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है उन्होंने, मतलब एक स्क्वायर था वो डिफॉर्म होने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया, तो नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन निकालनी है। तो नॉर्मल स्ट्रेन निकालना तो थोड़ा सा सिंपल है, सबको आ जाएगा। क्या करना है, मतलब जो मतलब EX निकालना है तो एक्स डायरेक्शन में जो डायमेंशन चेंज हुए होंगे वो डायमेंशन चेंज बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ तो 1 ही हो गया ना, दैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज नथिंग बट स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन। तो ओरिजिनल लेंथ इज यूनिटी, तो जो चेंज इन लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेन इन दैट डायरेक्शन। तो EX क्या आ जाएगा, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, पहले OA इतना हुआ करता था, अब OA इतना हो गया है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगी 0.002 और ये क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इट विल बी माइनस ऑफ 0.002। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में क्या हो गया 0.0025 बढ़ गया, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जितनी पहले हुआ करती थी उसके कंपैरिजन में 0.0025 बढ़ गई लेंथ, ठीक है। पॉइंट से यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया। दिस विल बी स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन मतलब ये वाला चेंज इन लेंथ हो गया, तो दिस विल बी स्ट्रेन, और ये क्या हो गया पॉजिटिव, क्यों, बिकॉज ये इंक्रीज हो रहा है, और एक्स वाला क्या हो गया नेगेटिव, क्यों, बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो इतना कुछ ये था नहीं, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स है शेयर स्ट्रेन निकालना। तो शेयर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन एंगल बिटवीन टू लाइन एलिमेंट दैट वर ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। मतलब ये जो इनिशियली परपेंडिकुलर थे उनके बीच में फाइनली जो एंगल हुआ वो दोनों एंगल के बीच में का डिफरेंस, और ये क्या करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, ठीक है। मतलब ये कन्वेंशन है। तो ये अगर ऐसे ध्यान में रह रहा है तो ऐसे ध्यान में रखते हैं कि पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो अगर दो लाइन एलिमेंट के बीच में का एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको पॉजिटिव ट्रीट करना है, और दो लाइन एलिमेंट के बीच में का एंगल अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको नेगेटिव ट्रीट करना है। तो यहाँ से EX तो आ गया -0.002 और EY आ गया -0.0025। तो दो ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, और ये एंगल क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो मतलब शेयर स्ट्रेन क्या आएगी नेगेटिव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए D। तो ये तो हो गया, एलिमिनेट करके पता चल गया हमें कन्वेंशन के हिसाब से। लेकिन अगर निकालना ही होगा, अगर कन्वेंशन वगैरह नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे, मतलब कन्वेंशन तो पता होना चाहिए लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है, ये वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला एंगल तो हमें पता है इनिशियली 90 है, ठीक है। फाइनली हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला एंगल निकालेंगे, ठीक है। ये एंगल निकाल के इसको π/2 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, दैट इज π/2 माइनस OA*A, या एंगल A*OA, ठीक है। मतलब टोटल 90 में से ये वाले एंगल को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और ये वाला एंगल तो हम निकाल ही सकते हैं। तो π/2 माइनस एंगल A*OA
प्लस एंगल सी स्टार ओ सी, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा हमारा शेयर स्ट्रेन की वैल्यू, तो इट विल बी इक्वल टू गामा एक्स वाई, ठीक है। तो यहां से क्लियरली पता चल जाएगा आपको ये नेगेटिव आ रहा है, इनिशियल माइनस फाइनल करना है। फिर अभी ये कैलकुलेट कैसे करना है, tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए स्टार ए अपॉन 1 माइनस 0.002, ठीक है ना। ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस, ठीक है। एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, सो tan थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा, सिमिलरली ये वाला एंगल आ जाएगा, ये कितना आएगा, इट विल बी 0.003 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0025, तो यहाँ से ये वाला एंगल आ जाएगा। तो दोनों एंगल पता चल गया हमें, तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 0.00198 ऐसा कुछ तो भी आएगा, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.002, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Circle for the state of plane stress at a point is shown in the figure, and the unit of stress in megapascal, and the circle is drawn not to scale, ठीक है। Which of the following option stress value in megapascal is true? तो इन्होंने कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, सिग्मा ए, सिग्मा बी, सिग्मा 1, सिग्मा 2, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, जैसे हमें पता है कि सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस at a given point, sum of normal stresses are constant, मतलब invariant, that is sigma a plus sigma b is equal to sigma 1 plus sigma 2 and so on। ये पता है ना, पहला स्ट्रेस इनवेरिएंट होता है कि सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस चेंज नहीं होता है, ठीक है, एक गिवन पॉइंट पे। तो ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला सिग्मा है -50 और सिग्मा बी है 10, तो ये क्या आ जाएगा -40, और सिग्मा 1 है 30, सिग्मा 2 है -70, तो ये भी आ जाएगा -40। तो पहला वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा वाला क्या है, -50 20 इज -30, -50 20 -30 एंड 30 -50 इज -20, ठीक है। तो सेकंड वाला नहीं कर रहा है, एंड इट इज 0 20, ये भी नहीं कर रहा है, एंड इट इज -10, भाई क्या हो जाएगा 20, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बस ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली पता चल रहा है कि ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हमें सॉल्व भी करना है, ये वाला नहीं पता है कंसेप्ट, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, है ओरिजिन, ठीक है। तो सारे डिस्टेंसेस कहां से कैलकुलेट करते हैं, मोर सर्कल के लिए ओरिजिन से, ओरिजिन ऑफ सिग्मा टाउ एक्सिस और सी इज सेंटर ऑफ मोर सर्कल। ओरिजिन से पॉइंट सी कितने डिस्टेंस पर है, 20 मेगापास्कल डिस्टेंस पर, और ओरिजिन और सी से पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पर है, 30 मेगापास्कल डिस्टेंस पर। तो टोटल डिस्टेंस पॉइंट ए का कितना हो जाएगा ओ से, इट इज 30 + 20, सो इट इज 50, और ये कौन से डायरेक्शन में है, नेगेटिव, तो सिग्मा ए विल बी इक्वल टू -50, बिकॉज ये वाला एक्सिस कौन सा है, नॉर्मल स्ट्रेस वाला एक्सिस है, तो सिग्मा ए आ गया हमारा 50, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या दे रखा है उन्होंने, टाउ बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो टाउ बी इज इक्वल टू 40 दे रखा है उन्होंने यहाँ पर, तो टाउ ए भी क्या हो जाएगा 40 बाय कॉम्प्लीमेंट्री शेयर। प्लेन स्ट्रेस में पता है ना, दोनों शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, सेम, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं, ठीक है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से सिग्मा बी और सिग्मा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। तो ये हो गया 40 हमारा, और सी से लेके ए का डिस्टेंस हो गया हमारा 30, तो सी से ये कितना हो जाएगा 40 30, तो ये हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो सी ए कितना हो गया 50, जब सी ए 50 हो गया तो सी बी कितना हो गया, सी बी भी हो गया हमारा 50, ठीक है। तो सी बी 50 हो गया, ये 40 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सी से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये हो जाएगा 30, ठीक है, और सी से ओ तक का डिस्टेंस है 20, तो ओ से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या दिखा रहा है, सिग्मा बी विल बी इक्वल टू 10 पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। एंड देन हमारा क्या बच गया अभी, सिग्मा 1, तो सेंटर से सिग्मा 2, मतलब सेंटर से सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस।
तो सी से ए भी रेडियस है और सी से सिग्मा 2 भी रेडियस है, तो सी से ए की वैल्यू कितनी है 50, तो सी से सिग्मा 2 की वैल्यू क्या होगी 50, ठीक है ना, बिकॉज ये रेडियस है तो ये 50 हो गया। तो सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सारे डिस्टेंस हम ओरिजिन से मेजर करते हैं, तो ओरिजिन से सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 20 + 50, तो सिग्मा 2 विल बी -70, ठीक है। तो व्हेन सिग्मा 2 इज -70 देन यहाँ से सी से लेके सिग्मा 1 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50, रेडियस है ना ये भी, तो ये हो गया हमारा 50, तो 50 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30, तो ओ से सिग्मा 1 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 30, तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू 30, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं वैल्यूज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, as shown in the figure, link ABCD support the rigid member BD. Link AB and CD are made up of aluminum alloy. A is equal to 100 GPa and each has a cross sectional area this much. All the member are pin connected and all the dimension are in mm. Neglect the weight of the member. The elongation of the link AB is. तो AB का elongation निकालना है, रिजिड लिंक पे क्या करेंगे हम, सपोज रिजिड लिंक को आइसोलेट करके उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट बी पर कुछ इस तरीके से आ रहा है आर बी, ये 6 किलो न्यूटन इस तरीके से लग रहा है और आर डी हमारा इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट डी 0, स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला चल रहा है ना सब, तो आर बी इंटू 300 इज इक्वल टू 6 × 200, ठीक है। मोमेंट बैलेंस करने के बाद तो इट इज 0 0 कैंसल, 3 2 6, सो आर बी विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 किलो न्यूटन। तो सिमिलरली रॉड ए बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा, आर बी इस डायरेक्शन में आया तो इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे यहाँ पर आर बी एंड आर बी। तो हमें क्या करना है, इलोंगेशन ऑफ द लिंक ए बी निकालना है। तो सिमिलरली एक लिंक है जिसपे एक फोर्स लग रहा है, तो इलोंगेशन इज गिवन बाय आर बी एल ए बी बाय एरिया ऑफ ए बी बाय ई, ठीक है, सिंपल। तो आर बी क्या हो जाएगा हमारा 4 × 3 10⁻³ और लेंथ क्या है हमारी 400 mm एंड एरिया है 100 और ई की वैल्यू 100 × 10⁻³ मेगापास्कल, ठीक है। 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, 4 × 400 डिवाइड बाय 10⁻⁴, तो 16/100, तो 0.16, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 0.16 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इट्स इन mm, ठीक है, सारा कुछ mm और मेगापास्कल में था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा mm में आ जाएगा। Figure shows an elastic beam of constant flexural rigidity EI and length L. The transfer deflection VI for the beam is represented by the equation Vx, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन दे रखा है उन्होंने, एंड m0 is the applied couple, L is equal to 100 mm, m0 is this much, then magnitude of shear force। तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन, अगर y डिफ्लेक्शन y ऑफ x, यहाँ पे v दे रखा है उन्होंने, तो v ले लेते हैं। सपोज डिफ्लेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ x, देन उसका जो स्लोप होगा, किसी भी डिस्टेंस पर जो स्लोप होगा वो कैसा आएगा, इट विल बी dv/dx, ठीक है। तो जब स्लोप इतना आ गया तो मोमेंट कितना आएगा, इट विल बी d²v/dx²। तो जब मोमेंट इतना आ गया तो शेयर फोर्स कितना आएगा, d3v/dx², ठीक है ना। आपको ये वाला इक्वेशन पता होगा, दैट इज df/dx इज इक्वल टू -ω एंड dm/dx इज इक्वल टू f, ठीक है। ये जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर पढ़े होंगे तब ये वाले इक्वेशंस आपने एनकाउंटर किए होंगे, तो वही से आ रहा है। ये अगर डिफ्लेक्शन है, सपोज क्या बोल रहा था मैं, डिफ्लेक्शन का हमें पता है कि डिफ्लेक्शन का डबल डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, मोमेंट के बराबर, और मोमेंट का सिंगल डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, मतलब dm/dx इज इक्वल टू shear force, ठीक है। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू मोमेंट एंड सिंगल डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट इक्वल टू shear force एट एनी डिस्टेंस x।
तो मैग्नीट्यूड निकालना है शियर फोर्स का, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, F विल बी इक्वल टू एम नॉट 3 इंटू 2 1, ठीक है। ये तो 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 ई आई एल। एम नोट की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन एम एम, एंड इट इज 3 2 6 4 गलत हो गया एक, स्टार्टिंग से देखते हैं ये कैसा होगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन हमें पता है, दैट इज डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट स्क्वायर से देखते हैं 1/r, कर्वेचर इज m बाई ई है, ठीक है। तो 1/r को हम ऐसे लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन के फॉर्म में, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m बाई ई है, ठीक है। और अगर हम m को डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो हमें क्या मिलता है, शियर फोर्स। तो ई आई डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m, तो ई आई डी क्यूब वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स, सो इट इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू ई आई टाइम्स डी क्यूब वी बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहां से ई आई कैंसिल हो गया, तो इट इज 3 2 6 4 टाइम्स लेंथ इज 100। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू एल बाई टू, तो एक्स की वैल्यू तो आई नहीं ना, 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स एलिमिनेट हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे हम फाइनली, तो क्या आ जाएगा 6/4, सो इट इज 3/2, सो इट इज 1.5। तो 1.5 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब थ्रू आउट क्या बोलते हैं, किसी भी लेंथ पे शियर फोर्स कितना होगा, 1.5 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम PQR as लोडेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो 10 किलो न्यूटन को यहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड 10, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड वाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बस 10 किलो न्यूटन। सिमिलरली इस 10 किलो न्यूटन को ट्रांसफर करेंगे तो एक एक्सियल फोर्स बचेगा, और ये दोनों मिलके कपल बनाएंगे, दैट इज कौन सा वाला, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये वाला 10 भी चला गया, फिर इट इज 10 इंटू 0.5, सो इट इज 5 न्यूटन और 5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ओ पर हम डायग्राम बनाना चालू करते हैं, तो आर से लेके ओ तक, ओ के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी मोमेंट वगैरह नहीं है, ना फोर्स है, ट्रांसफर फोर्स, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर कुछ दिखेगा क्या, नहीं। तो मतलब ये वाला तो ऑप्शन गलत है पूरा, ठीक है। क्यू से आर के बीच में तो कुछ दिखना नहीं चाहिए। और सेकंड चीज क्या हो रही है, पॉइंट क्यू पर, पॉइंट क्यू है वहां पर एक कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है, तो जहां पर भी कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होता है, सडन चेंज होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी डायग्राम रिफ्लेक्ट कर रही है, ये तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, ये तो ग्रेजुअल दिखा रही है, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो बचे कौन से, ये दो, तो इन दोनों में से कौन सा सही है, तो पॉइंट, मतलब पॉइंट क्यू पर जो ग्रेजुअल, जो सडन चेंज हो रहा है, वो मतलब वहां पर मूवमेंट कितना प्रेजेंट है, मतलब वो जो जंप होगा वो किसके बराबर होगा, वहां पर जो कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट एक्ट कर रहा होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मूवमेंट कितना एक्ट कर रहा है, इट इज 5 किलो न्यूटन मीटर, और वो भी कौन से डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो जाने दीजिए, सब में सेम है, सो इट इज हॉगिंग, और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर क्यू पर जो जंप होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, 5 किलो न्यूटन मीटर, तो ये तो गलत है, तो दिस इज तो करेक्ट। और बाद में सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है, उसकी वजह से मूवमेंट बढ़ रहा है,
तो वो कैसे बढ़ेगा, लीनियरली, ठीक है। और फाइनली यहाँ पॉइंट बी पर कितना हो जाएगा, 25 किलो न्यूटन मीटर। तो बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ 5 है, बाद में आप एंड पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 2, ठीक है, 20। तो ये भी है क्लॉकवाइज और ये 5 भी है क्लॉकवाइज, तो 25। तो एंड पर कितना आएगा, 25 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट इन द बॉडी सब्जेक्टेड टू द प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस एक्स वाई इन एक्स वाई प्लेन, सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखी है 150, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इन प्लेन शियर स्ट्रेस पूछा है। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस, मेजर है ना, तो इट इज प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है। 150 इज इक्वल टू 140 प्लस 60, 200, 200 बाई 2 इज 100 प्लस अंडर रूट ऑफ 140 माइनस 60 इज 80, 80 बाई 2 इज 40, 40 स्क्वायर, इट इज टाउ एक्स वाई स्क्वायर। सो ऑन सॉल्विंग इट इज 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा इसका 30, ठीक है, 30 मेगापास्कल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने, 40 mm डायमीटर रोटर शाफ्ट ऑफ अ हेलीकॉप्टर ट्रांसमिटेड टॉर्क ऑफ दिस मच एंड टेंसाइल फोर्स ऑफ दिस मच, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट इज। तो सरफेस पे कोई एक एलिमेंट लेंगे हम, ठीक है, तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या आएगी वहां पर, जैसे बनाते हैं इसको, सरफेस पे एक एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है, तो इसकी वजह से तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, मतलब सिग्मा आएगा, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, है पी, मतलब पी बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी की वैल्यू है 24 पाई किलो न्यूटन 10 का पावर 3 न्यूटन एंड पाई बाय 4 इंटू 40 स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज 24 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 4, पाई बाय कैंसल, 40 स्क्वायर 4 हो जा 16, 1600, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेते हैं, 24 इंटू 60, तो इट इज 60 MPa, ठीक है। तो ये आ गया सिग्मा। सिमिलरली हमारा ये जो टॉर्शन की वजह से क्या आएगा, यहाँ शियर स्ट्रेस आएगा सरफेस पे, ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और ये आएगा हमारा टाउ। सो टाउ इज नथिंग बट 16t बाय पाई डी क्यूब, ठीक है। तो 16t इज नथिंग बट, इसके किलो न्यूटन मीटर है तो किलो न्यूटन mm में कर देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेते हैं। टाउ इज इक्वल टू 16 इंटू 0.16 पाई 10 का पावर 6 न्यूटन mm में हो जाएगा, ये किलो न्यूटन मीटर से, डिवाइड बाय पाई डी क्यूब इज 40 क्यूब, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 16 इंटू 0.16 to 10 का पावर 6 डिवाइड बाय, सो शियर स्ट्रेस आ जाएगी हमारी 40, ठीक है। तो सिग्मा आ गया, टाउ आ गया, तो हमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं, वी नो दैट सिग्मा 1, 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट, या तो मतलब दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू होगी जो मैक्सिमम वाली होगी, इट विल बी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स इज 60, सिग्मा वाई इज 0, टाउ एक्स वाई इज 40,
तो सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या आएगा, सिग्मा 1,2 इज इक्वल टू 60/2, सो 30 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 60/2, सो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ठीक है। तो 30 प्लस माइनस 50, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें से 80, ठीक है। तो 20 का वैल्यू है, हाँ 20 का आंसर है 80 मेगापास्कल. So this is the maximum tensile stress induced in the shaft. Coming to the next question. A wooden block of length 400 mm, width 50 mm and depth 100 mm is subjected to uniaxial load as shown in the figure. Yeah. An incline ABCD as shown in the figure which makes an angle theta with the XZ plane and the line CD is parallel to Z axis. The normal stress on the plane ABCD sigma n1 when theta is 30 degree. जब थीटा की वैल्यू 30 है तो सिग्मा n1 की वैल्यू है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा n1, और जब थीटा की वैल्यू 120 है तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा n2, ठीक है। तो हमें उन दोनों का रेशियो निकालना है, तो ये कैसे होगा, तो किसी भी सेक्शन पर लोड क्या हो जाएगा, विल बी लाइक दिस 10। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे नॉर्मल डायरेक्शन में कुछ आएगा और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कुछ आएगा, ठीक है। इस प्लेन पर मतलब एक जो लोड मतलब रिजॉल्व करने के बाद एक की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगा और एक की वजह से क्या होगा, शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ठीक है, इस प्लेन पर। तो वही बोल रहे हैं, मतलब जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा, तो ये 10 है, ये थीटा है, तो दिस इज थीटा, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से दिस इज ऑल्सो थीटा, सिग्मा, दिस इज और सिग्मा एन, दिस इज और टाउ, ठीक है, टाउ थीटा, और ये सिग्मा एन। तो हमारा ये लोड सपोज है पी, तो पी को रिजॉल्व करेंगे हम, तो ये टाउ थीटा की डायरेक्शन में क्या आएगा, टाउ थीटा विल बी इक्वल टू पी टाइम्स कॉस थीटा एंड सिग्मा थीटा इज इक्वल टू पी टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमारे पास जो फॉर्मूले अवेलेबल है उन्हीं की हेल्प से करते हैं, ठीक है। दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स है बस, इट इज 10 इंटू 10 का पावर 3 बाय, ये कौन से प्लेन पर एक्ट कर रहा है, इस पर, मतलब इस फेस पर एक्ट कर रहा है ना, तो इसके डायमेंशन क्या होंगे, लेंथ 400 है, विड्थ और डेप्थ क्या है 50 into 100, सो इट विल बी 50 into 100, ठीक है। तो 10 का पावर 3 10 का पावर 3 कैंसिल, 5 2 10, सिग्मा एक्स इज 2 मेगापास्कल, ठीक है। सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया हमारा 0, टाउ एक्स आ गया, टाउ एक्स वाई आ गया हमारा 0, ठीक है। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस पता चल गई हमें, हाँ यहाँ पर। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस पता चलने के बाद डायरेक्टली हमें बस अभी थीटा पता करना है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, थीटा अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है और थीटा अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है, और क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज कहाँ से है, मतलब सपोज कोई ऐसा प्लेन है, इस पर निकालना है हमें, ठीक है। तो ऐसे नहीं गिनते हैं, सपोज ये थीटा है, ठीक है। तो ये दो प्लेन के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो उन दोनों के नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। और ये इसकी डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसी कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे हम, बिकॉज हमने डिराइव करते समय यही यूज किया है, यही कन्वेंशन माना है। तो बस हमें थीटा की डायरेक्शन पता करनी है और फाइनली आंसर रखना है, मतलब वैल्यू रखनी है। तो सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स बाय 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। सिग्मा n2 बाय सिग्मा n1
इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 सिग्मा एक्स बाय 2, सिग्मा एक्स 2 चेंज नहीं हो रहा ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1। ठीक है, तो अभी थीटा की मतलब क्या बोलते हैं हम उसे, थीटा का क्या वो होगा डायरेक्शन, उसके हिसाब से आंसर आएगा। और वैसे उसका भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, मतलब ये थीटा की वैल्यू रख देंगे ना, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर साइन वाला टर्म आता, मतलब अगर टाउ एक्स वाई भी होता है यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं उसे, डायरेक्शन से फर्क पड़ता। लेकिन हम एक वाले का करके देख लेते हैं, बाकी सेकंड वाले का मतलब नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे यहाँ पे डायरेक्शन मैटर ही नहीं कर रही है। देख लेते हैं एक बार। इनिशियली थीटा कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो दो प्लेन के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो उनके नॉर्मल के बीच में कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, इसलिए क्या है, पॉजिटिव। देन नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट थीटा क्या है हमारा, 120 डिग्री। 120 मतलब हमारा ये 90 हो गया, 90 प्लस 30, कुछ इस तरीके से प्लेन आएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा प्लेन का है यहाँ पर अभी इस वक्त है, मतलब इस जगह पर है। ठीक है, यहां से थीटा गिन रहे हैं हम, थीटा हमारा है 120। तो ये जो एंगल है इट इज नथिंग बट इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जब ये 30 है तो इसके और इसके बीच में का एंगल भी क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो दो प्लेन के बीच में का एंगल अगर 30 है तो उनके नॉर्मल का क्या हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल है और ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 कौन सा डायरेक्शन में है, काउंटर क्लॉकवाइज, सो थीटा 2 विल बी इक्वल टू -30। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे लेना है। ठीक है, बस ये थीटा वाला ही गेम था यहाँ पर, सिग्मा n2 by सिग्मा n1। So it is 1 plus cos 2 theta 2 is nothing but 60 डिग्री, क्यों हम माइनस कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60, मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा ही होने वाला है, तो मतलब कॉस थीटा ही होने वाला है, तो डायरेक्टली वैल्यू रख दी मैंने, प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 दैट इज कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस 60 इज नथिंग बट हाफ, और 1 प्लस कॉस 120 इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस 30, मतलब 90 प्लस 30 इज 120 ना, और कॉस ऑफ 90 प्लस 30 मतलब कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 30 इज √3/2। कुछ तो गलत हो रहा है, हाँ ये गलत हो रहा है यहाँ पे, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा। वाई, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, दैट्स वाई इट विल बी माइनस साइन थीटा। सो इट इज माइनस साइन 30, सो माइनस साइन 30 इज नथिंग बट माइनस हाफ, so it is 3/2 upon 1/2, so it will be equal to 3। ठीक है, तो for question number 21 3 is the correct answer। Coming to the final question,
और द ट्रस्ट शोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ट्रस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो बी पर रिएक्शन आ जाएगी हमारी सॉल्व करने के बाद, आई थिंक कितनी आती है, ये 11 आ जाती है शायद, और ये 10 आता है, दोनों में से कोई एक आ जाता है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। मतलब ये 0 नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम जॉइंट बी को देखेंगे तो जॉइंट बी पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 न्यूटन लग रहे हैं, ये RD सपोज, और ये BH में फोर्स है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और BH क्या हो जाएगा 0, मतलब BH क्या है 0 फोर्स मेंबर है, ठीक है। सिमिलरली इधर साइड भी ऐसी होगा, AG क्या हो जाएगा 0 फोर्स मेंबर। और यहाँ पर एक और पॉइंट है F पे अगर हम FBD बनाएंगे तो क्या दिखेगा हमें, EF और FD ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और FH क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो AG इज द ओनली 0 फोर्स मेंबर, ये तो गलत है। AG एंड BH आर द ओनली 0 फोर्स, आर द ओनली टू 0 फोर्स मेंबर, ये भी गलत है। अब आखिरी वाला एक देखते हैं, AG BH HF ये तो आ गए 0 फोर्स मेंबर। अभी GC है या नहीं वो देखना है हमें। तो GC के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट C लेते हैं हम। तो पॉइंट C पर लेंगे तो इट इज आर AC CG CE, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू RA के बराबर हो गई इसकी, ठीक है। और ये 4 है, ये 3 है, तो इसका उस थीटा होगा। मतलब यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि CG की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। CG 0 के बराबर नहीं होगा, बिकॉज सपोज दिस इज थीटा, तो RCG cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू RA, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाने से। तो RCG इज इक्वल टू RA बाय cos थीटा। RCG is not equal to 0. So GC is not a 0 force member. So AG, BH and HF are the only 0 force member. So C is the correct answer for this, and thanks for watching.